Okay. So we are live now. Good evening to all the members, all the participants. I, CA Arun Chajed, on behalf of the CASA, welcoming each one of you on the today live discussion on the GST. आज हमारे गेस्ट मेंबर हैं सूरज जी. He is a Good renowned evening. GST expert. And आप लोगों की जो प्रॉब्लम है, please share in the chat box and we'll try to handle the same and give our opinion. सूरज जी, over to you. यस जी बिल्कुल. गुड इवनिंग. एंड ये कासा का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो एवरी थर्सडे को क्लासेस होती है. मुझे ये बात बताई सुमित जी ने 2 हफ्ते पहले. मैंने जरूर उसमें दिखाया अपनी तरफ से भी कि वी विल बी देयर विद यू. और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म अरेंज किया सब लोगों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये. बहुत अच्छा. थैंक यू सर. सो वन क्वेश्चन ओवर टू यू सर. यस सर. हिमांशु सिंगल जी का क्वेश्चन है, a company is having property in UP and company is registered in Delhi. So is the company required to take registration in UP also? Sir, basically in this case क्या नाम है अरुण जी, in this case I think कि a company, if there is only property in UP and there is no employees or it is not an establishment, because establishment requires sufficient resource also. So of course we can charge IGST from our daily registration and it is not mandatory to take a new GST number in UP only for renting. Fully agreed sir, fully agreed. And second part is whether registered person in UP can take the ITC of the credit of such IGST. Sure. हिमांशु जी, अगर आपका कोई फर्दर पॉइंट है तो प्लीज आस्क इन द ग्रुप चैट बॉक्स. Expired good returns after 2 years, GST charge or reverse? सर इसके अंदर इफ अ कंपनी हैज सोल्ड गुड्स टू इट्स रिसिपिएंट और वो गुड्स एक्सपायर हो गए हैं, तो अरुण जी आई थिंक देयर आर 2 वेज ऑफ दिस. आइदर if we have given, मतलब like it is generally happened in medicines में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की होती है कि we will take it back. So in this case the goods should be received on invoice because 2 years have expired. क्रेडिट नोट की टाइम लिमिट निकल गई है, so it should come on an invoice and the manufacturing company can dispose of that goods and it is required to reverse the credit availed on manufacturing of that goods under section 17(5)(h) of CGST rules, जिसके अकॉर्डिंग वो इसके अंदर अपना ITC रिवर्स कर लेंगे. सेकेंडली अगर मान लो कि हम लोग उन्हीं को बोलते हैं कि वो अपना इसको डिस्पोज कर दे और हमको फाइनेंशियल क्रेडिट नोट दे दें, लेकिन उसमें डबल लॉस हो जाएगा. अगर एक केमिस्ट अपने गुड्स को खुद डिस्पोज कर देगा तो उसने हमसे परचेज करी हुई मेडिसिन लेट से 100 रुपीज में, तो उसको पूरे 100 रुपीज से क्रेडिट रिवर्स करना पड़ जाएगा. लेकिन अगर वो गुड्स हम उससे वापस ले लें और हम डिस्पोज करें तो हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल की अमाउंट पे ही, क्योंकि हमारी जो प्रोडक्शन कॉस्ट और उसमें जो जीएसटी यूज किया उतना रिवर्स करना पड़ेगा. अरुण जी इसमें आप कुछ ऐड कीजिए और आप बताइए. यही है करेक्ट. आपने बिल्कुल सही कहा कि एक स्पेसिफिक सर्कुलर आया था टाइम एक्सपायर्ड मेडिसिन के रिगार्ड में, सर्कुलर 73 था इफ आई एम नॉट रॉन्ग. उन्होंने भी 2 वे बताया था कि आप चाहें तो इसे एक फ्रेश सप्लाई मान के इसको एक जीएसटी का टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हैं और या क्रेडिट नोट भी इशू कर सकते हैं. जैसा कि अगर मैं क्रेडिट नोट, चूंकि टाइम लिमिट एक्सपायर हो चुकी है, तो यहाँ पे फाइनेंशियल क्रेडिट नोट मिलेगा जिसके ऊपर आप जीएसटी का बेनिफिट या जीएसटी का लॉस आप 1 टाइम करेंगे एंड सेकंड टाइम 17(5)(h) के कारण आपको रिवर्स करना पड़ेगा. आई फुली एग्री. नथिंग टू ऐड सर. थैंक यू सर. GST refund of excess ITC inverted duty structure after 2 years from relevant date possible? If yes, how? सर आई थिंक ये तो डिपार्टमेंट वाले प्रैक्टिकली तो नहीं दे रहे रिफंड. मैंने भी खुद अप्लाई किया था एक केस में. आपका क्या व्यू पॉइंट है सर? टाइम बार्ड रिफंड है, ये टाइम बार्ड रिफंड है. आफ्टर 2 years फ्रॉम द रिलेवेंट डेट नॉट पॉसिबल सर. नॉट पॉसिबल सर.
नॉट पॉसिबल। नमस्कार भूपेंद्र जी। जीएसटी, ओवर टू यू। बोलिए सर, बिल्कुल बोलिए। GST cancelled suo motu and one bill missed, but tax was paid in 3B. How can we reactivate that GST number because revocation option is disabled on portal? टाइम लिमिट कितना हुआ है सर भूपेंद्र जी? भूपेंद्र जी टाइम लिमिट कितना हुआ है? suo cancelled suo motu basis, okay, but tax was paid in 3B. How we can reactivate that GST number? टाइम लिमिट कितना है? 30 डेज, 60 डेज और 90 डेज, क्योंकि 90 डेज के बाद तो 6 मंथ हो गए। मेरे हिसाब से कोई ऑप्शन नहीं है, रीएक्टिवेट तो नहीं करवा सकते वो जीएसटी नंबर, क्योंकि पहले 30 डेज का टाइम था, उसके बाद अमेंडमेंट हुआ 30 + 30 + 30, टोटल 90 डेज मैक्स पॉसिबल है। आफ्टर 90 डेज यू कैन नॉट फाइल रिवोकेशन, और दैट नंबर जो आपका कैंसिल हो चुका है, खत्म हो चुका है, वो वापस नहीं होगा। और बट पॉइंट सिर्फ आपको इनवॉइस ऐड करना है, इसके लिए प्रोबेबली होगा क्या कि वो इनवॉइस नहीं चढ़ाया और कस्टमर ने ये बोल दिया कि जब तक 2A में नहीं आएगा तब तक मैं पेमेंट नहीं करूंगा। ये मार्केट की प्रॉब्लम है। इज इट द सेम थिंग्स कि दैट वो इनवॉइस नहीं चढ़ाया और कस्टमर ने मना कर दिया कि पेमेंट नहीं करूंगा? Sir, any view on this? Sir, I also don't think there is any way possible. मतलब GSTR अगर लॉगिन ही नहीं है तो हाउ कैन वी एंटर न्यू इनवॉइस इन GSTR 1 आल्सो? मतलब वो अलाउड ही नहीं करेगा। मतलब ये प्रॉब्लम है, या तो आप किसी मतलब क्योंकि वो टैक्स आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं 3B के माध्यम से, तो टैक्स तो गवर्नमेंट को चला गया, सामने वाले को आईटीसी भी मिल जाएगा। आप उन्हें सिर्फ इतना कह सकते हैं कि हम सपोर्ट कर देंगे एट द टाइम ऑफ लिटिगेशन, क्योंकि मैं एज्यूम कर रहा हूं कि 9 अक्टूबर 19 के पहले का ट्रांजैक्शन है, तो 2A में अपीयर होने की तो ऐसा कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। और अगर उसके बाद का भी ट्रांजैक्शन है ना, तो मैं ये कह सकता हूं कि रूल 36(4) की कोई बैकिंग नहीं थी, जिसको अभी फाइनेंस एक्ट के माध्यम से ऐड किया है 16(2) में, ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं सपोर्ट कर सकते हैं, बट द प्रॉब्लम इज द क्लाइंट इज नॉट रेडी टू लिसन। मेरी आवाज आ रही है? यस सर, बिल्कुल। ओके, थोड़ी सी इंटरनेट प्रॉब्लम है तो प्रोबेबली। सो इन माय व्यू सर दैट वुड बी द सॉल्यूशन, बट ऐड करना वापस सेम जीएसटी नंबर लेके नॉट एट ऑल फिजिबल, नॉट एट ऑल पॉसिबल इवन सर। अगर आप रिट भी फाइल कर देंगे तब भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो 90 डेज का टाइम लिमिट निकल चुका है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। आप, मेरा थोड़ा नेट नहीं काम कर रहा, आप एक बार क्लिक करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर? एक सेकंड। यस, क्लिक किया मैंने। लॉग आउट करके लॉग इन कर रहा हूँ वापस, ठीक है? 1 मिनट में वापस आ रहा हूँ मैं। सो नाउ आई थिंक इट्स ओके। हाँ, नाउ इट्स ओके। आई एम क्लिकिंग, बट मेरे क्लिक करने से हाँ आपसे आया। विद्या जी, हाँ विद्या जी का क्वेश्चन है, मैंने क्लिक कर दिया। लीजिए सर। LLP is exporter of footwears under B2C. LLP has made arrangement with foreign courier to restore the return. Yeah, question. Sorry, to store the return goods and resell as per instruction. Treatment of accounting under reverse charge. सर ये क्वेश्चन एक बार LLP में करेंगे। मैं एक बार मेरे LLP is exporter of footwear under B2C. LLP has made the arrangement with foreign courier to store the return goods and resell as per the instruction. Treatment of the accounting under and reverse charge. रिवर्स चार्ज क्यों कह रहे हैं सर आप? ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंटिंग मैं नहीं कह रहा, अकाउंटिंग का मैं एक बार यहाँ पे हैंडल नहीं करना चाहता। वी कैन डिस्कस ऑफलाइन एज वेल, नो प्रॉब्लम। बट आरसीएम की बात करोगे तो प्रोबेबली हो सकता है कि जो फॉरेन सप्लायर है, फॉरेन पार्टीज है, वो आपको बिल रेज कर रही है। विद्या रतन जी एक बार कंफर्म करना मेरी अंडरस्टैंडिंग कि वो फॉरेन पार्टी आपको इनवॉइस रेज करिए फॉर स्टोरिंग और फॉर मेकिंग द सेल, बेटर टू पे द टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। जो भी कमीशन का या सर्विस का जो भी बिल है उसके ऊपर रिवर्स चार्ज रेज कर सकते हैं। हालांकि एक काउंटर क्वेश्चन भी आ सकता है, कि लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड एज्यूमिंग द प्लेस ऑफ द सप्लाई एज पर सेक्शन 13, अगर वो आउट ऑफ इंडिया तो ट्रांजैक्शन आउट ऑफ जीएसटी होना चाहिए, पर बेटर क्या है कि आप अंडर रिवर्स चार्ज पे करके आप आईटीसी ले लीजिए।
फर्दर पॉइंट है तो बताएं, मीनवाइल मैं दूसरे क्वेश्चन पर जाना चाहता हूं। सर खान जी का क्वेश्चन है, ओवर टू यू। होटल रेस्टोरेंट बिजनेस टेकन जीएसटी अंडर कंपोजिशन, बट अभी डीलर ने होटल एकोमोडेशन स्टार्ट किया है, एलिजिबल फॉर कंपोजिशन, प्लीज क्लैरिफाई। सर सर्विसेज के केस में इन्होंने ये स्टार्ट किया है, आई थिंक रेस्टोरेंट के ऊपर तो 5% रेट है विदाउट आईटीसी रेस्टोरेंट के ऊपर। अब उन्होंने एकोमोडेशन का बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसके लिए तो अलग रेट्स हैं, बिल्कुल डिफरेंट। कंपोजिशन के अंदर शायद ये फॉल नहीं करेगा एकोमोडेशन। क्या आपका क्या कहना है? सही है बिल्कुल सर, ये रेस्टोरेंट नहीं है, एज पर रूम रेंट्स है उनके रेट्स तो। करेक्ट। तो मैक्सिमम क्या हो सकता है, जो नई सर्विस स्कीम है 6% वाली कंपोजिशन, जहां पे अपर लिमिट 50 लाख है, आप अगर चाहें तो उसमें जा सकते हैं, अदरवाइज नॉर्मल में नहीं जा सकते। शुड आई मूव सर नेक्स्ट? यस सर, यस सर। सर इस केस में अगर अमेंडमेंट आपने फाइल करी है और 5 महीने हो गए हैं तो सर एआरएन ऑफिसर को नहीं दिख रहा। सर इस केस में मेरे साथ सिमिलर एक बार हुआ था। सो व्हाट आई डिड इज आई फाइल्ड अ ग्रीवियंस ऑन ग्रीवियंस पोर्टल एंड देन आई कैरीड द कॉपी टू द ऑफिसर, एंड कुछ टाइम बाद उसके पास अपने आप रिफ्लेक्ट हो गया था। मेरे साथ एक बार ऐसा सिमिलर सिचुएशन आई थी। भूपेंद्र जी, अगर आप नया रजिस्ट्रेशन ले लेंगे और नया टैक्स इनवॉइस आप इश्यू करेंगे तो प्रोबेबली होगा क्या, आपको वापस टैक्स पे करना पड़ेगा, और जबकि टैक्स आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं। सो ओनली द प्रॉब्लम दैट इज डबल टैक्सेशन, पेमेंट ऑफ द डबल 2 टाइम। सो ये प्रॉब्लम है, बाकी तो कोई पॉइंट ही नहीं है कि आप नया रजिस्ट्रेशन लेके आप इनवॉइस अपलोड करें, वो तो ऑलवेज है अवेलेबल है, बट खाली लॉस है टैक्स का। इंस्टेड ऑफ दैट आप उसको टैक्स का पेमेंट कर दीजिए। अगर आप नया रजिस्ट्रेशन लेके आप अगर टैक्स वापस पे करना चाहते हैं तो प्रॉब्लम है। और आप ये भी नहीं कह सकते कि नहीं, मतलब आप ये भी नहीं कह सकते कि पुराने के नंबर से मैंने नए नंबर में सेल किया, क्योंकि वहां पे आईटीसी लाइंग ऑन द स्टॉक। सर एक रफ आइडिया डिस्कस करना चाहता हूं मैं आपसे, और सर आपका जो भी व्यू है सूरज सर, आप मुझे शेयर कीजिएगा। इन्हीं का क्वेश्चन लेते हैं, प्रोबेबली मे बी आई माइट बी रॉन्ग, ठीक है ना। मैं ये कहता हूं कि जो पुराना रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका, जो उन्होंने 3B में टैक्स पे किया है, वो ट्रांजेक्शन था न्यू जीएसटी नंबर के लिए, ठीक है, एंड वो आज तक स्टॉक में पड़ा हुआ है, वो आइटम आज तक स्टॉक में पड़ा है। भूपेंद्र सर, मैं अपना व्यू शेयर करना चाहता हूं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप काउंटर क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, सो दैट वी कुड अराइव एट सम पॉइंट। मैं ये कहता हूं पुरानी वाली पार्टी ने इस नए जीएसटी नंबर वाली पार्टी को माल बेचा था, वो माल आज तक स्टॉक में है, ठीक है, और मैं वॉलंटरली रजिस्ट्रेशन लेता हूं। फॉर एग्जांपल इस नए नंबर पर मैं वॉलंटरली रजिस्ट्रेशन लेता हूं, मेरे पास वो टैक्स इनवॉइस है, ऑन द डेट ऑफ द ग्रांट ऑफ द सर्टिफिकेट मेरे पास में वो क्लोजिंग स्टॉक है, और वहां पे आप सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 के कारण वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के केस में आप अपना ITC 02 भर सकते हैं फॉर टेकिंग द ITC ऑन द क्लोजिंग स्टॉक, अगर आपके पास प्रॉपर इनवॉइस है। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, जो मैंने पुराना इनवॉइस, जो मैंने 3B का ट्रांजेक्शन दिखाया है, वो मैं ये बताऊंगा कि जो मैंने टैक्स इनवॉइस जनरेट किया वो इस वाली पार्टी को जनरेट किया है, जो कि अनरजिस्टर्ड है, ठीक है ना। अब अनरजिस्टर्ड पार्टी नया नंबर लेगी, क्लोजिंग स्टॉक पर ITC लेगी बाय सेइंग 18(1) एंड एज्यूमिंग द ट्रांजेक्शन शुड नॉट बी ओल्डर देन 1 ईयर, क्योंकि अगर 1 साल से पुराना है तो 18(2) मना करता है, ठीक है ना। तो अगर मैं ये कहता हूं कि मेरे पास स्टॉक है, मैं वॉलंटरली ले रहा हूं, और अब स्टॉक को मैं इस GST में सेल करूंगा, तो मैं ITC ले सकता हूं माय क्लोजिंग स्टॉक बाय ITC 02। सूरज जी, एनीथिंग टू ऐड? और सर आपने बहुत बढ़िया तरीका बताया कि इफ वी कैन शो दैट इट इज अ टेक ओवर ऑफ अ बिजनेस बाय अ न्यू GST नंबर, दिस कैन बी डन। भूपेंद्र जी थोड़ा काउंटर क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा बेटर रहेगा, इफ यू हैव एनी काउंटर क्वेश्चन। मीनवाइल व्हिच ऑप्शन फॉर क्लाइंट? सर 50 सौरभ जी क्वेश्चन ऊपर निकल गया क्वेश्चन।
एक मिनट, हाँ मैं ओपन करता हूँ क्वेश्चन। जी सौरभ जी वाला डिस्कस हो गया था, सौरभ जी वाला डिस्कस हो गया था। ओके, हो गया क्या? ठीक है। Yes. सो सत्येंद्र कुमार जी का क्वेश्चन है, आपने अगर जीएसटीआर 3B में कार इंश्योरेंस पे आईटीसी ले लिया है दिसंबर 2020 में, तो प्रेजेंटली आप अभी क्या कर सकते हैं, क्योंकि अभी सितंबर तक आपके पास टाइम है, आप इस आईटीसी को रिवर्स कर सकते हैं बाय जीएसटीआर 3B ओनली ऑफ अप्रैल 2021, या मार्च की अगर अभी नहीं गई तो मार्च में भी आप रिवर्स कर सकते हैं इसको। आप अगर आपने इनएलिजिबल आईटीसी को क्लेम कर लिया है तो यू शुड रिवर्स इन रिवर्सल कॉलम इन जीएसटीआर 3B। एक्सीलेंट, एग्री। मैन्युफैक्चरिंग में स्टॉक मेंटेन करना मैंडेटरी है क्या? टर्नओवर 8 करोड़ है। सर टर्नओवर से क्या फर्क पड़ता है? अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आपको तो स्टॉक मेंटेन करना ही पड़ेगा। आप रूल 56 अगर रेफर करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग के केस में स्पेसिफिकली बोला गया है कि आपको इन्वेंट्री वाइज इंफॉर्मेशन मेंटेन करनी पड़ेगी। सुनील कालरा जी, सर ओवर टू यू। इट्स बेटर टू रेज कंप्लाइंट फ्रॉम ऑफिसर साइड इफ एआरएन इज नॉट शोइंग। ये क्वेश्चन क्या है? Okay. वो वाला जो आपने सजेस्ट किया था कि आप ग्रीवांस रिड्रेसल में रेज कर दीजिए। हाँ यस, बिल्कुल ठीक है। अगर वो अमेंडमेंट ऑफ, हाँ तो सुनील जी एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। विजय जी का क्वेश्चन है, एक्सेस आईटीसी क्लेम टू 2B में शो करता है पर रिवर्सल ऑफ आईटीसी 2B में शो नहीं करता। सर 2B तो ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट है, उसमें रिवर्सल तो आपको खुद अपनी 3B में डालनी होती है, वो तो 2B में डालनी नहीं होती है, तो उसमें शो क्यों करेगा? उसमें शो नहीं करेगा। ठीक है अरुण जी, बिल्कुल एग्रीड, एग्रीड, फुली एग्रीड कि आपको खुद को डालनी पड़ेगी, 2B में कभी भी नहीं आएगा। यस। विद्या जी, कुरियर कंपनी चार्ज फॉर प्रोवाइडिंग स्पेस एंड हैंडलिंग एट फॉरेन कंट्री। सो देखो सर्विस है कि नहीं ये देखना पड़ेगा। ट्रांसफर देखो, मैं अगर बात करता हूं भाई, उसने स्पेस प्रोवाइड किया और हैंडलिंग प्रोवाइड की, मैं कार्गो हैंडलिंग को एक बार एक्सक्लूड करता हूं, स्पेस की बात करता हूं। अगर मैं स्पेस में जाता हूं ना सर, तो मैं कह सकता हूं ये सेक्शन 13 के कारण इस ट्रांजेक्शन का प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी होगा, जो कि आपका आउटसाइड इंडिया है। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर भी आउट ऑफ इंडिया, लोकेशन ऑफ सॉरी मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, लोकेशन ऑफ सप्लायर भी आउट ऑफ इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई भी आउट ऑफ इंडिया। तो इस केस में क्या होगा? ट्रांजेक्शन आउट होगा, आरसीएम नहीं होगा। ये मेरा पॉइंट नंबर 1 के लिए रिप्लाई हुआ। पॉइंट नंबर 2, हैंडलिंग चार्जेस। अगर मैं हैंडलिंग की बात करता हूं, ये सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 से लेके सबसेक्शन 13 तक कहीं पे भी स्पेसिफिकली कवर्ड नहीं है। तो क्या होगा ये ट्रांजेक्शन? मेरा जो नॉर्मल 13(2) है जनरल प्रोविजन, उसके अकॉर्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई कैलकुलेट होगा, जो कि क्या है? LOR, मतलब आपका लोकेशन। ये ट्रांजेक्शन आपका इंपोर्ट ऑफ सर्विस माना जाएगा एंड यू हैव टू पे द आरसीएम। अब मैं तीसरा पॉइंट बताता हूं। अभी एक रिसेंट नोटिस मैंने देखा था, यही मेरा एक था क्लाइंट, जिसमें मैंने देखा कि एक कमीशन एजेंट है और पार्टी फॉरेन की है। कमीशन एजेंट है, पार्टी फॉरेन की है। तो मैं अगर 13(8) को देखूं ना, तो क्या है? जो प्लेस ऑफ सप्लाई है ना, वो लोकेशन ऑफ सप्लायर है। तो उसके कारण क्या होगा? अगेन द प्लेस ऑफ द सप्लाई एंड द लोकेशन ऑफ सप्लायर दोनों ही मेरी इंडिया के बाहर है, तो ये ट्रांजेक्शन टैक्सेबल नहीं हो सकता रिवर्स चार्ज में। बट क्या अननेसेसरी नोटिस आया और उसको फाइट करना पड़ेगा। तो मेरा ऑलवेज ये हम्बल सबमिशन है कि आप या तो फाइट करने के लिए रेडी हैं, तो स्पेस के लिए आप आउट ऑफ जीएसटी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट हाँ, सेकेंड पार्ट के लिए आपको पे करना पड़ेगा, और अगर आप पे करना चाहते हैं तो ज्वाइंटली आप आरसीएम में पे कर दीजिए, ऑलवेज बेटर, अगर आप लिटिगेशन को अवॉइड करना चाहते हैं तो। सर ओवर टू यू। सर ये कह रहे हैं कि 2018-19 में आईटीसी का रिवर्सल करना था, इन्होंने ये रिवर्सल सितंबर 19 तक कर सकते थे बाय जीएसटीआर 3B ओनली, लेकिन इन्होंने सितंबर 19 की जगह सितंबर 20 में रिवर्स किया, 1 साल के बाद। तो सर इस केस में तो वी शुड हैव पेड बाय DRC 03। अगर ऐसा नहीं करा और आपने जीएसटीआर 3B में ही रिवर्स कर दिया, सर इस केस में डू आई नीड टू क्लेम रिफंड? अच्छा, अब आप पे करना चाहते हैं ठीक तरीके से और यू वांट टू क्लेम रिफंड। अगर मैम आपको रिफंड क्लेम करना है ऑफ आईटीसी रिवर्सल एक्स्ट्रा डन इन 3B ऑफ 2020, हाँ आप एनुअल रिटर्न जब फाइल करेंगे उसके अंदर 2021 की एनुअल रिटर्न जब जाएगी, एक तो वहां से भी हो सकता है कि जब आप वहां पर डिफरेंस शो करेंगे टेबल नंबर अपना 6 और 7 में एक्स्ट्रा रिवर्सल होगा। दूसरा, आई थिंक यू कैन फाइल द रिफंड फॉर दिस। सर आपका क्वेश्चन हट गया।
सॉरी। और उस टाइम का DS03 से अलग से पे कीजिए और उसका रिफंड क्लेम कीजिए। मेरे अकॉर्डिंग तो सर ये होना चाहिए। सर आपका क्या व्यू पॉइंट है इसके ऊपर? मेरा ये है कि अगर आपने सितंबर 20 में 3B के माध्यम से पे कर दिया तो मतलब आपने पे तो कर ही दिया, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। खाली मोड DRT3 की जगह आपने कोई दूसरा 3B मोड यूज किया तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन फ्यूचर अगर कोई लिटिगेशन आता है तो यू कैन सब्सटेंशिएट द सेम कि भाई हमने ऑलरेडी पे कर दिया, सो देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू पे अगेन एंड क्लेम। एंड प्रॉब्लम क्या है, क्लेम हम जानते हैं कि कितना प्रॉब्लमेटिक है, तो बेटर वेट फॉर द लिटिगेशन एंड सब्सटेंशिएट योर प्रूफ। मेरे को नहीं लगता कि आपका किसी भी सिचुएशन में केस में आपका जो पोजीशन है वो लो है। यू आर एब्सोल्युटली ओके। एग्री। 18-19 में जब स्क्रूटनी होगी तो दे कैन कीप अ बैकअप ऑफ 2021 एंड दे कैन शो दैट फॉर क्लियरिंग दैट केस अगर स्क्रूटनी आती है तो। ठीक है। कैन रिवर्सल ऑफ ITC be adjusted against ITC balance or it is to be paid in cash? Sir, reversal of ITC can be paid from ITC balance also through DRC03. It is allowed. Cash, it is not mandatory to pay in cash. It is nowhere written to pay in cash. और एंड इफ यस आई थिंक पर्सनली कि अगर आपका रिवर्सल ऑफ ITC और अपने टाइम जैसे आपने मान लो कि सितंबर 19 में करना था और आपने 1 साल के बाद किया तो 1 साल का इंटरेस्ट आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। अब आपका व्यू पॉइंट है कि अगर ये बैलेंस मैंने यूटिलाइज नहीं किया और क्रेडिट लेजर में पड़ा हुआ है तो देन दैट कैन बी लिटिगेटेड कि आपने इसको यूज ही नहीं किया, इसका इंटरेस्ट ना पे करें, दैट कैन बी लिटिगेटेड एट एप्रोप्रिएट फोरम। डिपार्टमेंट लेवल पे ये लोग पक्का परेशान करते हैं इसके ऊपर। हाँ, एग्रीड, फुल्ली एग्रीड सर। करते हैं। अजय जी का क्वेश्चन है 1920 एक्सेस ITC ले लिया और उसके बाद DRC3 में उसका रिवर्स कर दिया, बट मेरा बचा हुआ ITC से कैश लेजर से नहीं किया, क्या सही है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, आई थिंक सेम क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड बाय CS सत्येंद्र कुमार जी, राइट? It can be paid through ledger, yes. Gaurav ji, in case of the import of the material ITC taken but some goods are rejected and returned to the foreign party, whether same is treated as export sale and raise the invoice of the rejected goods. अगर ये गुड्स मतलब मेरे हिसाब से दो व्यू है। एक, या तो आप इसको क्रेडिट नोट के माध्यम से हैंडल कर सकते हैं या आप इसको फ्रेश सप्लाई, मतलब रिटर्न ऑफ द गुड्स ऑलवेज, जैसे इनिशियली कहा था कि दो वे हो सकता है, या तो आप इसे क्रेडिट नोट के माध्यम से या इसे फ्रेश सप्लाई। बट ज्यादा मुझे एक्सपोजर नहीं है तो मैं सूरज जी को कहूंगा कि प्लीज गिव योर एनलाइटन ऑन दिस। सर इस केस में सिंस पूरी क्लियरिंग दोबारा होनी है थ्रू कस्टम्स वगैरह, तो इट इज बेटर टू रेज एन एक्सपोर्ट सेल्स इनवॉइस ओनली इन दिस। मैं पर्सनली मेरा ठीक है। So what about the ITC taken on imported goods? Need to reverse? How it will be reflected in 3B? ITC fully has to be taken fully because again you have treated that as an export sales. ITC that you have claimed, it's fully allowed. मेरे को भी कोई प्रॉब्लम, क्योंकि आपने इंपोर्ट किया, आपने बाद में उसको कंट्री से बाहर भेज दिया, इट्स क्वालिफाइड एज एन एक्सपोर्ट। जब कंट्री से बाहर भेज दिया तो एक्सपोर्ट के अगेंस्ट अगर आपने इंपोर्ट किया था तो उसका इंपोर्ट हमेशा अलाउड होता है। इट टू द उसके शेयर के भी पूरा अलाउड होगा सर वो इंपोर्ट, वो बाहर नहीं होगा इंपोर्ट, क्योंकि सेल्फ पेमेंट करी हुई है इन्होंने, इस पे अलाउड है पूरा इंपोर्ट। any other participant, any question? रादर मैं ही कुछ डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे आजकल ई इनवॉइस एप्लीकेबल हुआ है, प्लीज। हाँ बोलो ना। 1 अप्रैल से तो मेरे को काफी क्वेरीज आई ई इनवॉइस के ऊपर, तो मैंने 1-2 चीजें कॉमन क्वेरीज नोट करी लोगों की। ये आई कि हम लोग बिल ऑफ सप्लाई इशू कर रहे हैं तो उस पे ई इनवॉइस, तो ऑफ कोर्स ई इनवॉइस नहीं है। हाई सी सेल्स, ओह शिट, सॉरी, ओके सॉरी कुछ। सो लोग अगर मर्चेंट सेल करते हैं, जैसे द गुड्स आर नॉट कमिंग टू इंडिया एंड आर गोइंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, देन दैट इज कॉल्ड मर्चेंट सेल। उस केस में भी सर इन दोनों केसेस के अंदर मेरे अकॉर्डिंग
since it is not a taxable invoice, they both are not covered under even supply also as per schedule 3 है मेरे ख्याल से इस पे. तो in this case ई इनवॉइस मैंडेटरी नहीं है. ये क्वेरीज मेरे पास रेगुलरली है, तो मैंने इसमें बीच में शेयर कर ली. ओके. 2B से ज्यादा आईटीसी ले सकते हैं क्या सर? जगरूप जी का क्वेश्चन है इससे पहले. अच्छा, सॉरी छोड़ गया. As per my humble opinion, अरुण जी, since सेक्शन 16(2) है इस पे, रूल 36 सब रूल 4 है, अगर हम इसके साथ सेक्शन 37, 41 को पढ़ें तो सर जो इनपुट लेना है ना आपके, उसके लिए आपको 2A ही फॉलो करना है. वहां पे कहीं 2B नहीं लिखा. वैसे तो गवर्नमेंट बाय अगर कहती है बाय प्रेस रिलीज वो अलग चीज है, लेकिन वैसे 2A से ही रिकंसिलिएशन आपको करना है, और 2A के अकॉर्डिंग आप इनपुट ले सकते हैं. मेरा तो ये व्यू पॉइंट है. अरुण जी, इसमें अगर आपको कोई डिफरेंस ओपिनियन है तो. मेरा थोड़ा सा चेंज है. मुझे ये लगता है कि मतलब 36(4) को जब मैं पढ़ता हूँ ना सर, तो वो ना तो 2A बोलता है ना 2B बोलता है. वो बोलता है कि जो कम्युनिकेट हुई है उसके बेस पर आपको आईटीसी लेना है, जो कम्युनिकेट हो चुकी है. उसके रिगार्ड में 9 नवंबर 2019 को एक सर्कुलर आया था, सर्कुलर 123. उन्होंने कई क्वेश्चन का आंसर दिया था सर्कुलर में. एक पैरा इंपॉर्टेंट था, वो ये कहता था कि जो डिटेल कम्युनिकेट हुई है उसके लिए आपको 2A देखना है. पर 2A भी कौन सी डेट का? 2A कौन सी डेट का? ड्यू डेट का देखना है. बाद में उसी सर्कुलर में एक लैंग्वेज, एक वर्ड और कहा था कि चूंकि ये स्टैटिक डॉक्यूमेंट अभी अवेलेबल नहीं है पोर्टल पर, तो अभी आपको खुद सेल्फ असेस करना पड़ेगा. आपको अपने हिसाब से कैलकुलेट करके आईटीसी लेनी पड़ेगी, क्योंकि 2A तो एज ऑन डे डायनेमिक है, हर बार चेंज होता रहता है. तो उन्होंने ये कहा कि आप क्या करोगे कि आप अपने हिसाब से मतलब कि रजिस्टर्ड पर्सन आर रिक्वेस्टेड टू कैलकुलेट एट देयर ऑन एंड, बिकॉज सिस्टम इज नॉट अवेलेबल, पोर्टल इज नॉट गिविंग द डेटा. नाउ जब 2B आ गया तो बेसिकली मैं कह सकता हूं 2A और 2B में अंतर क्या है? मात्र एक अंतर है कि स्टैटिक डॉक्यूमेंट है जो कि फ्रीज हो जाता है ड्यू डेट पर. तो मेरे हिसाब से क्या आज भी 2B ही बनता है. आईटीसी लेने का जो बेस है ना, वो स्टैटिक डॉक्यूमेंट बनना चाहिए. और कहीं ना कहीं में रूल 60 जो कि पूरा का पूरा रिप्लेस हुआ था, 1 जनवरी 2021 से इफेक्टिव हुआ था रूल 60, जो इनवर्ड ट्रांजैक्शन के बारे में बात करता है. तो मुझे मेरी अंडरस्टैंडिंग ये लगती है कि कहीं ना कहीं 2B इज द डॉक्यूमेंट फॉर टेकिंग द आईटीसी. ठीक है, दिस वी कैन बी पॉसिबल. ठीक है. Lightweight item amounting to more than ₹50,000 and is transported by hand from one city to another city using train or bus. Is e-way bill required? As per my opinion, e-way bill is required if there is any mode of transport other than मतलब only in case if it is non-electric, non-motor vehicle, only then e-way bill is not required. वो ट्रेन के लिए required है सर, बस के लिए भी required है. They both are motor, they both running by motor. Fully agreed, sir. Fully agreed. Lightweight item amounting more than 50,000 transported. Yes, using train or bus, yes, required. So आप इनवॉइसिंग का कह रहे थे, मेरा थोड़ा वो डिस्कनेक्ट हो गया था. एक तो आपने बोला कि बिल ऑफ सप्लाई पर रिक्वायर्ड नहीं है, दूसरा ट्रांजैक्शन क्या कह रहे थे? कैन यू प्लीज रिपीट अगेन? वो थोड़ा मिस हो गया था मेरे. एक हाई सेल्स बोला था मैंने, और एक बोला था मर्चेंट सेल्स. मर्चेंट सेल्स का मतलब? मर्चेंट सेल्स सर जो शेड्यूल 3 है, बेसिकली शेड्यूल 3 में पैरा 7, पैरा 8, मैं आपको लैंग्वेज पढ़ के सुनाता हूँ उसकी. सप्लाई ऑफ गुड्स by consignee to any person by endorsement of documents of title after the goods have been dispatched from port of origin located outside India but before clearance. नहीं, ये तो हाई सी सेल्स हो गई. बिल्कुल, एक सेकंड, ये तो हाई सी सेल्स हो गई सर. पॉइंट नंबर 7, सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम प्लेस इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर प्लेस इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी विदाउट सच गुड्स एंट्रिंग इनटू इंडिया, लाइक लंदन टू अमेरिका. हमने डायरेक्ट भेजे हमारे क्लाइंट ने. उसके लिए जो मार्केट इनवॉइस इशू करते हैं हम लोग, उसके लिए इनवॉइस मैंडेटरी नहीं है. ओके, ग्रेट. शेड्यूल 3 क्लॉज 7. ठीक. So I think all the question has been answered and 35 minutes is already finished. So we can now conclude our today's session. And once again, thanking to each participant for joining the wonderful discussion, for making the wonderful discussions and sharing my view and Suraj's view over all the problems. So maybe correct or maybe you have the different view, and thanking each one of you. If anything queries left, you can post after uploading the video. We will ensure to give the reply at the early. Sir, thank you, Suraj ji.
Thank you very much. Thank you, Arun ji. Thank you very much. Okay, sir. Goodbye. Goodbye.